नमस्कार, मॉर्निंग वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी में आज से शुरू होगा मानसून सत्र। 30 जुलाई को योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बजट का होगा इंतजाम। वहीं आज से 2 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। आज से 2 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। इस बार नेता प्रतिपक्ष होंगे माता प्रसाद पांडे। 30 जुलाई को योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। आज से 2 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। कुंभ के मेले के लिए अतिरिक्त बजट का होगा इंतजाम। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 30 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, अनुपूरक बजट सामने आना है और साथ ही साथ लंबे समय से उदयबुन समाजवादी पार्टी में चल रही थी नेता प्रतिपक्ष को लेकर माता प्रसाद पांडे का नाम फाइनल बताया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र की पूरी तैयारी कर ली गई है। कल ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्र को लेकर एक अहम बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक में जो सत्र है उसे शांतिपूर्वक चलने की अपील भी किया था। और आज मानसून सत्र का पहला दिन होगा, जिसमें यह सत्र काफी हंगामेदार भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रखी है सरकार को, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर अन्य मामलों को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर। तो सूत्रों का यह भी दावा है कि समाजवादी पार्टी जो है तख्तियां लेकर आज विधानसभा में प्रवेश करेगी, जहां पर विरोध किया जाएगा। वहीं अगर बात करें मानसून सत्र की तो 2 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में विकास कार्यों को लेकर काफी जो है कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। बात करें कुंभ मेला की तो कुंभ मेला की भव्यता बनाए रखने के लिए योगी सरकार बजट पास करेगी और साथ ही साथ बसों की खरीद के लिए भी जो है बजट पास किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के मुद्दों को लेकर भी कई अहम फैसले पास किए जाएंगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सरकार ने मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई और मानसून सत्र में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह का जो है रवैया पेश किया जाता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक इस सत्र के दौरान कई पहलुओं पर विरोध भी कर सकते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो कई पहलुओं पर विरोध भी कर सकते हैं विपक्ष। जहां एक तरफ तैयारी करके बैठा है तो वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर लंबे समय से जो चर्चाएं चल रही थी, कई नामों के बीच में अब माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष। जी निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो है नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने दिल्ली की सियासत भी शुरू कर दी है। और बात करें अखिलेश यादव की तो हर मुद्दों पर सरकार को वह घेरते चले आ रहे हैं और मुद्दों को वह विधानसभा में उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला, और सबसे बड़ी बात यह है कि माता प्रसाद पांडे 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनको विधानसभा का काफी तजुर्बा भी है। और इसके पीछे माता प्रसाद पांडे को चुने जाने के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि सपा में विधायकों की काफी लंबी संख्या है, लेकिन कोई ऐसा विधायक नहीं है जो मुद्दों पर सरकार को घेर सकती थी। और पीडीए फार्मूले को लेकर भी जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव किसी दलित चेहरा को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, और जिस तरह से कई नाम चल रहे हैं इस पर पूरी तरह से सस्पेंस लगा और अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। और वही मुख्य सचेतक की बात करें तो कमाल अख्तर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और यह दोनों नेता कहीं ना कहीं जो है सरकार को
घेरने की कोशिश करेंगे। दोनों नेता जो है अनुभवी है और जो मंशा थी समाजवादी पार्टी प्रमुख की उसे पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और सियासत भी माता प्रसाद पांडे के चुने जाने के बाद तेज भी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी भी उनको जो है बधाई देने पहुंचे थे। अगर बात करें राजा भैया की, तो राजा भैया कहीं न कहीं बीजेपी खेमे में खेलते नजर आते थे, लेकिन जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को उन्होंने पहुंचकर धन्यवाद दिया, तो इससे कहीं न कहीं जो समीकरण है सियासी काफी जो है गर्म हो चला है। और माता प्रसाद पांडे को के जरिए कहीं न कहीं 27 के रण के तैयारी भी समाजवादी पार्टी ने कर रखी है, क्योंकि जिस तरह से पीडीए फार्मूले में दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों ने लोकसभा चुनाव में भारी समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को। और बात करें ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज भी दिख रहा था, और इसी नाराजगी को दूर करने और ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को लेकर बड़ी किलेबंदी कर दी है, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन भी बड़ी नजर आ रही है। हालांकि जो राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं, जो चर्चा सामने आ रही, जिस तरह से बीजेपी में अंतरकलह मची हुई है और उसका सीधा फायदा सपा प्रमुख अखिलेश यादव उठाने में जुटे हुए हैं, या कहा जा सकता है। और जिस तरह से अब मानसून सत्र में माता प्रसाद पांडे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, सरकार के हर अध्यादेश देश का विरोध किया जाएगा और एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर रखी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल आसिफ, तो जिस तरह से यहाँ पर जानकारी आपने दी है, माता प्रसाद पांडे के तौर पर अखिलेश ने साफ तौर पर एक दिग्गज नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाने की राह पर चले हैं। एक तरफ 27 का चुनाव, दूसरी तरफ आने वाले समय में उपचुनाव। उसके अलावा बात करें तो जिस तरह से अखिलेश अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में यूपी में ये बड़ी जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे को सौंपी गई है। ये निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली की सियासत शुरू कर दी है, उनका जोश भी काफी आई है और कहीं न कहीं दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने की यह सपा प्रमुख की कवायद भी मानी जा रही है। और जिस तरह से यूपी की सियासत भले ही छोड़ दी है अखिलेश यादव ने, लेकिन पूरी नजर यूपी की सियासत पर अखिलेश यादव की गड़ी हुई है। और यही वजह यह है कि विधानसभा से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर न पड़े, इसकी भी रणनीति सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर रखी है। और यही वजह है कि हर हफ्ते एक बड़ी मीटिंग सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ करते चले आते हैं। और कल ही की बात करें, जिस तरह से मानसून सत्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और नेता प्रतिपक्ष को यह टिप्स दिया कि वह सरकार के हर मुद्दों पर विरोध जताएंगे। और सूत्रों का यह भी दावा है कि समाजवादी पार्टी बिजली, महंगाई, कानून व्यवस्था, बुलडोजर नीति और साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद में जो सरकार की तरफ से हीला हवाली का आरोप लगाया है, इस पर भी जो है निशाना साधेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और साथ ही साथ बड़ा विरोध करेंगे। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष यूपी की विधानसभा में काफी मजबूत माना जाता है, इसके पहले अखिलेश यादव हर तरह का विरोध जताते चले आ रहे विधानसभा में। अब इसकी जिम्मेदारी जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को सौंपी गई है, समाजवादी पार्टी को यह पूरा भरोसा है कि माता प्रसाद पांडे जो अनुभवी माने जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे में वह सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ जो कमियां रह जाएंगी वह अखिलेश यादव माता प्रसाद पांडे को टिप्स देकर समझा देंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहाँ पर फैसला फाइनल हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार की बात करें तो विधानसभा सत्र में, मानसून सत्र में अनुपूरक बजट लेकर आने वाली है। जाहिर सी बात है उपचुनाव सामने खड़े हुए हैं, उसके अलावा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास सामने आ सकता है? देखिए प्रियंका, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कई महत्वपूर्ण सीटें
जो है बीजेपी हार गई। और यही वजह है कि कहीं न कहीं बीजेपी में रार चल रही है, अंतरकला चल रही है, एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है, लगातार मंथन किया जा रहा है हार को लेकर। और कई ऐसे नेताओं की जो है नसीहत भी सामने आई बीजेपी को लेकर। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने जनता से दूरी बना रखी थी और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा है। लेकिन इन सभी खामियों को दूर करने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव भी नजर आ रही है। खासकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर लगातार अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग में कई ऐसी बैठकें हुई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मेहनती सीएम है और वह हर पहलू पर गंभीरता से विचार करते हैं। अगर बात करें ग्राउंड जीरो की, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान ग्राउंड जीरो पर रहकर कई खामियां भी जो है जानी थी। जनता से उनका सीधा संवाद भी हो गया था और यही वजह रही कि जिस तरह से कानून व्यवस्था और अवैध वसूली को लेकर लगातार सरकार घेरने की कगार पर पहुंची, विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा। उदाहरण के तौर पर, वानगी के तौर पर देखा जाए तो बलिया वसूली कांड कहीं न कहीं जो है सरकार की छवि सुधारने में जो है रामबाण साबित हो रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार ने बलिया में बड़े रैकेट का खुलासा किया, सिंडिकेट का खुलासा किया, जिस तरह से बलिया से बिहार जाने वाली ट्रकों पर गोवंश, शराब, अवैध खनन संबंधित ट्रकों से वसूली के मामले सामने आए, इसको सरकार ने बेहिचक जो है खोलने का काम किया, वर्कआउट करने का काम किया। तो इससे कहीं न कहीं यह जनता के नजर में लग रहा है कि योगी सरकार अब सभी पहलुओं पर पूरी तरह से एक्टिव है और जो अनुपूरक बजट पास होगा या जनता के हित में होगा, चाहे बसों की खरीद का मामला हो या फिर कुंभ मेले में व्यवस्था का। जी मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है। अखिलेश यादव ने सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सांसद बनने से पहले इस पद को खुद अखिलेश यादव ने अपने पास रखा था, लेकिन अब उन्होंने नए नाम के ऐलान कर दिया है। चर्चा ये थी कि अखिलेश अपने चाचा शिवपाल यादव को ये पद सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम चुना। माता प्रसाद पांडे सपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में माता प्रसाद पांडे का बड़ा रसूख है। वहीं सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा से विधायक हैं। इससे पहले 2012 में जब अखिलेश पहली बार यूपी के सीएम बने, तब उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 12% से अधिक है। यूपी में माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष होने के बाद समाजवादी पार्टी का इसे बड़ा दाव माना जा रहा है। सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा से विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर खास बातचीत की हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। जी हैं, मानसून सत्र को लेकर की क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बाढ़ आई हुई है, लोग फंसे हुए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने राहत का कहीं कोई भी काम नहीं किया है। उल्टे जो अकबर नगर है, बरसात का मौसम था, उन लोगों के मकानों को तोड़ दिया और उसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे ही खुर्रम नगर, रहीम नगर, अबरार नगर, हैदरकला नाले के किनारे लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई होने जा रही है। इसलिए हम लोग इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरशाही निरंकुश हो गई है, कोई अधिकारी बैठता नहीं है, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, बिना पैसे लिए हुए कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंच गया है। आपका क्या मानना है, पीडीए में क्या मजबूत होने जा रहा है, कि दलित वर्ग का या दलित वर्ग जो है मजबूत होने जा रहा है? क्योंकि दलितों ने लोकसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में हम लोगों को वोट दिया। इसी कारण समाजवादी पार्टी
पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वाइड, लखनऊ। दिल्ली में तेज बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम को जलभराव के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 2 छात्राओं और 1 छात्र का शव बाहर निकाला गया। वहीं एनडीआरएफ ने बताया कि 14 छात्रों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू खत्म हो चुका है। फाइनल राउंड की सर्चिंग जारी है। हादसे के बाद देर रात से ही स्टूडेंट ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुबह एक प्रदर्शनकारी छात्र ने दावा किया कि 8 से 10 लोगों की जानें गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। See, yesterday an incident of flooding in the basement in Old Rajendra Nagar was reported, in which some people were reported to have been trapped. Search and rescue operations were launched, in which Delhi, along with Delhi Police, Delhi Fire Service and NDRF was also involved. At the end of the search and rescue operation, 3 dead bodies were recovered from the basement. All 3 of them have been identified and the family members have been informed. And they are Shreya Yadav, who is a native of Ambedkar Nagar district of UP, Tanya Soni, whose permanent address is of Telangana, and one Nevin Dalvin, resident of Ernakulam in Kerala. See, yesterday around 7:10, we got a call that there is a heavy rain in this Karalbagh area, and in one of the basement, 2 or 3 children are trapped. 2 students are trapped. Immediately we reached fire tender. And when we reached there, the water, basement was full of water, and the road level and basement level due to the water was the same. And because of that, there are a lot of difficulty for removing the children. First, we have to pump out the water. The first priority was to pump out the water. But at that time, when we are pumping out the water, because the water was already on the road, so the same water is going back into the basement. It took a lot of time. Once the water receded on the road, then we started, pumping has been started, and within half an hour we reduced the water from level of almost 12 feet to around 8 feet, and then we got one body of girl, and again second body is removed, and now water, you can say rescue operation is over. We have pumped out all the water of the basement. Now basement is clean, rescue water is over. बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था, और साफ साफ यहां लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूं कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के आगे से कोई ड्रेन या कोई सीवर जो निकलता है वो एकदम से फट गया। मैं मौके पर पहुंची और वहां देखा कि आसपास की बिल्डिंग में पानी नहीं भरा, और कुछ वो सीवर या ड्रेन टूटने से फ्लैश फ्लड की तरह जो है वो जो पानी है सारा बेसमेंट में भर गया, और जिसके कारण बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे ट्रैप हो गए। देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए।
देखिए, जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने देखा। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पर एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वो 24 घंटे आप देखेंगे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को समस्या का जो है हमें समाधान दे सके। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे, अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे, लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहते हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। मैं इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक नहीं करना चाहता, लेकिन साथ के साथ हमें ये देखना तो पड़ेगा कि आज सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। पानी नहीं दे पा रही है, जल भराव हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है पानी में। आज इस तरीके का ये इंसिडेंट हो गया, पूरी बेसमेंट में पानी घुस गया। किसने इजाजत दी बेसमेंट में चलाने की? जब कोर्ट लगातार कहता रहा है हमारे मास्टर प्लान में ये प्रोविजंस नहीं है, तो क्या जो हमारी वहां के नेता हैं या दिल्ली के नेता हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? निश्चित ही बनती है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल जी लगातार अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए चिट्ठियां तो लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर अवलोकन भी करना चाहिए कि हालात आज दिल्ली के क्या हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि केजरीवाल जी ने पूरा जो तंत्र था वो बहुत सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे थे। आज उसी का बड़ा कारण है कि उनके जेल में होने से आज उनके मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। हालात ये है कि मंत्री महोदय जिनको ऐसे इंसिडेंट पर तुरंत पहुंचना चाहिए था, जो वहां पर जरूरत थी उसकी मदद पहुंचाने का काम करना चाहिए था, आतिशी जी एक चिट्ठी लिख देती है और उनका काम खत्म हो जाता है। See, first of all, it is very shocking to see yet another 3 young UPSC aspirants dying because of the failure of civic agencies. And it is not for the first time this has happened. Before this, we saw another aspirant who got electrocuted. Before this, we saw 2 kids who got electrocuted. 6 people have lost their lives due to failure of civic agencies in Delhi. And when you look towards the people who hit the civic agency, they start with the blame game. Honorable Member of Parliament, she visits the sites and she starts targeting the MLA and the councillor. She forgets that the LG is from Bharatiya Janata Party. She forgets that the councillor there for the last 10 years was from Bharatiya Janata Party. What have they done? As a Congress, Delhi representative, I would want a CBI inquiry to be immediately ordered for the desilting funds that have been misused by both these governments. Crores of taxpayers' money has gone down for desilting of Delhi, but nothing has happened on. The proper drainage system is not here in Delhi. They are allowing the tuition center owners to conduct the classes and library setup inside the ground floor of the building. That means without proper permission from the governor. Illegally they are conducting the institution. बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है, इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले बोला था
कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए, मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज भी हो सकती है। शॉर्ट सर्किट अभी बीते दिनों से तो बहुत सारी लगता है कि जो जल जमाव होता है एमसीडी की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। देखिए, क्या भी बोल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीजन 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।